So hello everyone. So today in this video we will discuss the NCERT solutions of chapter 3 atoms and molecules. The NCERT textbook contains in-text questions. So the first in-text questions of this chapter are given on page number 32. So you will find these questions on page number 32 in your NCERT textbooks. So let me read the first question for you. In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass carbonate. So सॉरी क्लास, यहाँ पे कार्बोनेट जो है मिसप्रिंट हो चुका है. क्वेश्चन जो है सिर्फ मास तक है कि आपको ये जस्टिफाई करना है, इस ऑब्जर्वेशन से ये जस्टिफाई करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एग्री करती है, यानी उसको फॉलो करती है. सो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको एक रिएक्शन जो है दी हुई है कि आपने, एज यू कैन सी इन द आंसर ऑल्सो, कि आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है 5.3 ग्राम्स और एथेनोइक एसिड लिया है 6 ग्राम्स. देन यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम एथेनोएट. सोडियम एथेनोएट को सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये आपके पास आया 8.2 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर डेट इज़ 0.9 ग्राम. सो ये हमारी इक्वेशन जो है निकल कर आती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. नाउ इट इज़ टेलिंग दैट आपको शो करना है कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्रीमेंट करती है क्या, उसे फॉलो करती है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो उनका जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ना वो बढ़ता है, ना वो कम होता है, ना वो चेंज होता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है. सो इस चीज़ को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS को इक्वल करेंगे RHS से. LHS मीन्स जो हमारी रिएक्टेंट्स वाली साइड है वो, उसको हम इक्वल करेंगे RHS यानी प्रोडक्ट्स वाली साइड से. सो अगर आप जो रिएक्टेंट्स हैं 5.3 ग्राम और 6 ग्राम, इसको अगर आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 11.3 grams. And if you will add the products on given in your right side then also you will get 11.3 grams. यानी दोनों का जो सम होगा रिएक्टेंट्स का एक तरफ और प्रोडक्ट्स का एक तरफ, वो इक्वल आएगा, डेट इज़ 11.3 grams. यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो हैंस वी कैन से दैट दिस शोज दैट दिस रिएक्शन इज एन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So let me change the question for you. Now second question is hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? So question में आपसे ये कहा है कि water molecule जो होता है H2O, you all know water molecule is H2O, oxygen and double hydrogen. So यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो एक रेशो के अंदर कंबाइन होते हैं और वो रेशो है 1:8 और ये जो रेशो है वो मास के अकॉर्डिंग गिवन है. फिर आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब आपको पूछा है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस का 3 ग्राम आपको दिया जाए तो आपको ऑक्सीजन गैस का कितना मास रिक्वायर्ड होगा. सो सिंपल सी चीज़ है, पहले आप ये देखिए कि ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं. जैसे कि आपको पता है कि H रेशो O है, यानी हाइड्रोजन रेशो O है. अगर मास के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो जो होते हैं एटम हैं हाइड्रोजन के और एक का मास 1 होता है, तो अगर मैं कंबाइनली लिखूँ तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा. रेशो ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, यानी कि इसका मास होता है 16. सो इस तरीके से अगर आप इस रेशो को सिंप्लीफाई करोगे तब आपके पास आएगा 1:8, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि आपने जो हाइड्रोजन है वो 3 ले लिया. एज यू कैन सी हियर 1:8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है इसलिए हमने एक्स पुट कर दिया. तो अगर आपको 1 की जगह यहाँ पे 3 दे दिया है और
8 की जगह आपसे पूछा है कि अब कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर 24 ग्राम्स। यानी कि अगर 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हम लेंगे तो हमें 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, तब जा कर के हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे H2O के। Now next question we have is question number 3, that is which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। कौन सा postulate है Dalton's atomic theory का जो कि law of conservation of mass का result है। ओके यानी कि इस लॉ से वो postulate उन्होंने derive किया है, तो वो postulate कौन सा है। सो आप सब ने जो है Dalton's atomic theory study की होगी and you have already come across with this line that the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Atoms cannot be created nor destroyed in a chemical reaction। ये दोनों lines जो हैं ये postulate हैं Dalton's atomic theory के। तो ये lines क्या कहती हैं, फर्स्ट लाइन कहती है कि किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर उसके एटम के काइंड्स यानी कि कौन कौन सा एटम जुड़ कर के कंपाउंड बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड है और ये इसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाएगा। यानी कि उसके काइंड्स और उसके नंबर, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये इसके नंबर है, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एंड सेकेंड लाइन सेज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर। सो ये दोनों लाइंस दोनों पोस्टुलेट्स हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करते हैं और इसी का रिजल्ट है, इसी से डिराइव किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है। सो सिंपल है, ये भी अभी हमने देखा था ऊपर, वही सेम आएगा इसके अंदर भी। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके जो नंबर है और काइंड्स ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शंस के अंदर ही वो मिलकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। The next question is given on page number 35 and question number 1 is define the atomic mass unit। atomic mass unit को आपको define करना है। So one atom mass unit is equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12। The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। सो क्लास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने उनके एटॉमिक मासेस को हमने किसी रिलेटिव टर्म से जो है डिफ़ाइन किया है या फिर मेजर करने के लिए हमने उनको एक रिलेटिव कंपाउंड से हमने उन्हें मेजर किया है। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं सॉरी, तो जो कार्बन 12 है उसके रिस्पेक्ट में हमने सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड किया है। जो कार्बन 12 है उसका 1/12 अगर हम करते हैं उसके मास का, तो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट आता है। जो आपने AMU जो यूनिट पढ़ी थी, AMU जो यूनिवर्सल यूनिट है मासेस की, तो उसकी 1 यूनिट जो होती है वो कार्बन एटम के मास के 1/12 के बराबर होती है। Now question number 2 is why is it not possible to see an atom with naked eyes। So very simple question आपसे पूछ रहा है कि किसी भी एटम को आप नेक्ड आई से देख क्यों नहीं सकते हो, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल। सबसे सिंपल सा आंसर है इसका कि एटम जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए हम उसे अनएडेड आई से या फिर नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और ये नैनोमीटर्स के अंदर मेजर होता है। सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, एक्चुअली ये रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली आता 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। और अगर आप 1 नैनोमीटर की वैल्यू पूछेंगे 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर।
ओके, सो दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ एटम. इतना स्मॉल होता है एटम, इसीलिए हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं. Now next questions are given on page number 39, and first question we have is write down the formula of sodium oxide, aluminium chloride, sodium sulfide, magnesium hydroxide. So बहुत ही अच्छा सा मेथड है जिससे आप इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला बता सकते हैं. आपको अभी तो सिर्फ नेम दिया हुआ है, आपको इनका फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप कैसे करोगे. जैसे किसी भी एलिमेंट का आपको पूछा गया हो, यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड का, तो सबसे पहले आप उनके नीचे उनके सिंबल्स लिखिए. जैसे सोडियम के नीचे आपने लिखा Na एंड ऑक्सीजन के नीचे आपने लिखा O, ये दोनों सिंबल्स हैं. देन उनके नीचे आप उनका चार्ज लिखते हैं. चार्ज यानी कि उनकी वैलेंसी, उनका ऑक्सीडेशन नंबर, जो चार्ज उनके ऊपर ऑक्यूपाइड होता है ऑलरेडी, वो हम उसके नीचे लिखते हैं. जैसे कि सोडियम के नीचे +1 होता है और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्साइड होता है, उसके नीचे उसके ऊपर -2 होता है. सो आपको ये तो चैप्टर में स्टडी आपने किया होगा कि वैलेंसी, चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड किया जाता है. नॉर्मली या तो जो जितने एलिमेंट्स वो लूज़ या गेन कर सकता है उसके बेसिस पर हम उसके चार्ज को डिफ़ाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे सोडियम का +1 दिया हुआ है, डेट मीन्स कि वो एक एटम को जो है एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. और ऑक्सीजन के नीचे -2 है, डेट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है. उसके बेसिस पे चार्ज डिफ़ाइन किए जाते हैं. देन चार्ज लिखने के बाद में आपको दोनों को क्रॉस कर देना है. आप दोनों को क्रॉस करोगे देन यू विल गेट Na2 and O. Next we have a sodium, it is not oxide, it is actually sulfide. सल्फाइड अगर आप देखोगे तो सोडियम का साइन होता है Na एंड सल्फाइड का साइन होता है S. Na के नीचे चार्ज होता है +1 एंड सल्फाइड के नीचे चार्ज होता है -2. अगेन यू विल क्रॉस देम एंड यू विल गेट Na2S. The next we have is aluminium chloride. So aluminium का साइन होता है Al, क्लोराइड का साइन होता है Cl, एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 एंड क्लोराइड का चार्ज होता है -1 एंड यू विल क्रॉस देम एंड यू विल गेट AlCl3. Then next is मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH. चार्ज ऑन मैग्नीशियम इज +2 एंड चार्ज ऑन OH इज 1. Then we will get MgOH whole twice. Now next question we have is what is meant by the term chemical formula. Chemical formula से आप क्या समझते हैं इस टर्म से. So it is very simple. Chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. कोई भी कंपाउंड को हम जब सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया किसी कंपाउंड को, तो उसके अंदर उसकी जो कंपोजिशन सी थी, यानी कि वो किन किन एटम से मिलकर के बना है, किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना, उसी ही कहते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला. एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड को हम NaCl से डिनोट करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl. Now next question we have is question number 3, that is how many atoms are present in a H2S molecule and PO4 3- ion. So H2S एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम से मिलकर के बने होते हैं. तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने एटम्स है. सो आंसर इज़ 3. तो 3 कैसे हैं, देखिए 2 तो हैं हाइड्रोजन के +1 है सल्फ़र का, तो इस तरीके से हमारे पास 3 एटम्स H2S के अंदर प्रेजेंट हैं. और नेक्स्ट है PO4 3-. तो जो 3- यहाँ पे गिवन है आपको, ये इसका चार्ज है, जो आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज है 3-. ऑक्सीडेशन नंबर है एंड उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है PO4 से. सो टोटल इसके ना 5 एटम्स है. 5 एटम्स कैसे, 1 तो फॉस्फोरस का +4 एटम्स ऑक्सीजन के, तो इस तरीके से हमारे पास 5 एटम्स हो गए PO4 के अंदर. नाउ नेक्स्ट वी हैव questions which are given on your NCERT books on page number 40. Question is calculate the
molecular masses of H2O2, Cl2, CO2, CH4, C2H2, NH3, CH3OH. इन सब के molecular masses आपको calculate करने हैं. So molecular masses calculate करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि उसके अंदर जितने भी atoms given हैं उन सब के atomic masses को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए. फॉर एग्जांपल H2 है, H2 के अंदर कितने एटम, H2 एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इसके अंदर 2 एटम है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का जो एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1. सो यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, लाइक 1 into 2 you will get 2U. U is the unit of molecular mass. इसी तरीके से ऑक्सीजन है O2. ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है. यहाँ पे 2 एटम्स है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 32U. देन Cl2 सेम 35.5 जो है एक क्लोरीन एटम का मास होता है. वी आर गिवन विद 2 सो विल मल्टीप्लाई इट विद 2, वी विल गेट 71U. CO2 then there is 1 atom of carbon एंड 2 atoms ऑफ ऑक्सीजन. सो इसीलिए हमने 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया है और 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया है एंड सम करने के बाद हमारे पास 44U आ जाएगा आंसर. दैन नेक्स्ट इज CH4 यानी 1 atom ऑफ कार्बन एंड 4 atoms ऑफ हाइड्रोजन. देन वी विल गेट 16U. देन C2H6 यहाँ पे 2 atoms है कार्बन के इसलिए 2 into 12 और 6 एटम्स है हाइड्रोजन के इसलिए 6 into 1 वी विल गेट 30U. देन नेक्स्ट वी हैव इज C2H4 अगेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वी विल गेट 28U. एंड इसी तरीके से बहुत ही सिंपल है. NH4 के अंदर एक नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है. देन CH3OH यहाँ पे कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 3 एंड अगेन वी हैव ऑक्सीजन 1 एंड अगेन 1 हाइड्रोजन, वी विल गेट 32U. The next question is calculate the formula unit masses of ZnO, Na2O, C2CO3 given अटोमिक मासेस ऑफ Zn. आपको हर एक का अटोमिक मास यहाँ पे गिवन है. जिंक का गिवन है, सोडियम का गिवन है, पोटेशियम का गिवन है, कार्बन का गिवन है और ऑक्सीजन का भी गिवन है. आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है. फॉर्मूला यूनिट मास कोई डिफरेंट नहीं होता है. अभी जो हमने फॉर्मूला का मास निकाला था पिछले क्वेश्चन में वही सेम है, यानी कि आपको कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला गिवन है और उनका मास आपको निकालना है. इसीलिए आप कैसे निकालोगे, जैसे ZnO है तो यहाँ पे जिंक का है 65, उसमें हम ऑक्सीजन भी है उसके अंदर तो उसके अंदर ऑक्सीजन का भी मास ऐड कर देंगे, हमारे पास 81U आ जाएगा. U इज़ द यूनिट. देन Na2O यहाँ पे Na का मास होता है 23 जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो यू विल मल्टीप्लाई 23U by 2 because we have 2 atoms of sodium. Then 1 atom of oxygen, so we will add 16 and we will get 62U. Then we have K2CO3. Then we have 2 atoms of potassium. तो 39 को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है. Then 1 atom of carbon इसलिए 12. And then we have 3 atoms of oxygen इसलिए हमने इसे 16 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 को. Then we will at last we will get 138U. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको 42 पेज नंबर पे गिवन है. द क्वेश्चन इज इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 grams, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. अगर आपको एक मोल कार्बन एटम का जो एक मोल होता है उसका जो वज़न है वो आपको 12 grams गिवन है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा. सो एज यू ऑल नो कि जो 1 मोल होता है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं. जो 1 मोल होता है किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पे कार्बन गिवन है, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. इतने होते हैं किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं और उनका मास हमें गिवन है 12 ग्राम एज पर द क्वेश्चन. देन आपको पूछा क्या है, मास ऑफ 1 एटम. तो आपको जब कलेक्टिवली सबका दिया हुआ है और एक का पूछा है देन यू विल डिवाइड 12 by 6.022 into 10⁻23 and you will get the answer 1.99 into 10⁻⁻23 gram.
Now next question we have is which has more number of atoms, 100 grams of sodium or 100 grams of iron. आपको सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है और आयरन का एटॉमिक मास गिवन है, और आपको बोला गया है कि 100 ग्राम ही सोडियम है और 100 ग्राम ही आयरन है, लेकिन इनमें से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स किसके अंदर होंगे. तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने होंगे. सो एज़ यू ऑल नो कि जो 23 ग्राम ऑफ Na होता है उसके अंदर, यानी 1 मोल जो होता है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स गिवन होते हैं. तो अगर हमें 100 ग्राम्स का अगर निकालना है तो हम इसको अभी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम एक का निकालेंगे पहले, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 1 एटम का जो मास होता है हम वो निकालेंगे, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एटम्स आ जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिखा 100 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 23. ओके, सो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2.6182 इंटू 10⁻24 एटम्स, यानी कि 23 ग्राम ऑफ Na के अंदर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स थे. तो 100 ग्राम ऑफ Na के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं. और इसी तरीके से हम आयरन का भी निकालेंगे. 56 ग्राम जो होता है Fe का, उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं. तो 100 ग्राम ऑफ Fe के अंदर कितने होंगे, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी विल गेट 1.07075 इंटू 10⁻24. सो एज यू कैन कंपेयर, यहाँ पे सोडियम जो है उसके अंदर ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं. So class, thank you for watching, and these were the in-text questions of your NCERT chapter 3.